हम अस्पताल जाते हैं ताकि हमारा इलाज हो सके और हमें सब रोगों से मुक्ति मिल सके। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे भयानक जगह एक अस्पताल ही होता है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? अलग अलग रोग लेकर सैकड़ों लोग रोज अस्पताल में आते हैं। कुछ का रोग ठीक होता है और कुछ अपनी जिंदगी वहीं खो बैठते हैं। सालों से परेशान लोग जब अस्पताल में अपने प्राण त्यागते हैं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और फिर वो भटकती हैं। उसी अस्पताल में चाहे दिन हो या रात हो, उसी बेंच पर आपके साथ बैठती हैं जहां आप डॉक्टर को दिखाने का इंतजार करते हैं। उस बेड पर सोती भी हैं जहां आप दाखिले के बाद सोते हैं। अस्पताल में होने वाले अजीबो गरीब किस्से सिर्फ अस्पताल में काम करने वाले लोग ही बता सकते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा सुनाया रागिनी ने, जिसने हाल ही में लखनऊ के एक अस्पताल में बतौर नर्स की नौकरी शुरू की थी। उस अस्पताल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उस अस्पताल में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जो और किसी अस्पताल में नहीं होता। सूरज ढलते ही रात उस अस्पताल को अपनी चपेट में ले लेती थी। एक अजीब सा सन्नाटा वहां घर कर लेता था। कम रोशनी वाली खाली कॉरिडोर्स, सुनसान लिफ्ट और मंद मंद हवा उस हॉस्पिटल की रंगत बदल देते थे। हाल ही की बात है, 23 मई 2023 की। रागिनी सोलंकी, उम्र 24 साल, छोटे से शहर फर्रुखाबाद की रहने वाली एक हंसमुख लड़की थी। 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ी और होनहार। रागिनी के पापा अपनी जवानी में पहलवान हुआ करते थे और अब एक डेयरी चलाते थे। खानदान में दूर दूर तक किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी जितनी रागिनी ने की थी। उसका नर्स बनना डॉक्टर बनने से कम नहीं था उसके घर वालों के लिए। बस चिंता थी तो ये कि बेटी दूसरे शहर में अकेले रहकर कैसे नौकरी करेगी। खैर, रागिनी ने 15 मई को अस्पताल ज्वाइन किया और पहले के हफ्ते उसे डे शिफ्ट मिली। दिन में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वो अपनी नई नौकरी के लिए खुश थी। पहली बार वो अपने घर से निकली थी। सब कुछ उसके लिए बहुत नया था। धीरे धीरे उसकी कुछ लोगों से दोस्ती भी हो गई थी, जिन्होंने रागिनी को कुछ बातें बताने की कोशिश तो की, पर उसने नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो उससे मजाक कर रहे हैं या फिर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सबके समझाने के बावजूद रागिनी ने अगले हफ्ते नाइट शिफ्ट के लिए हां कर दी, वो भी कैंसर वार्ड में। वो कैंसर वार्ड जो अपनी भूत प्रेत की कहानियों के लिए बदनाम था, जहां लोगों के हिसाब से आज भी कुछ पेशेंट्स की आत्माएं रहती थीं और हॉस्पिटल के स्टाफ से बदला लेने की फिराक में रहती थीं। उसी भूतिया वार्ड में रागिनी की नाइट शिफ्ट का आज पहला दिन था। वैसे तो रागिनी इन सब बातों में खास विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन चूंकि वो इस अनजान शहर में अकेली रहती थी, वो इन सब बातों को अपने दिमाग में घर करने नहीं देना चाहती थी और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाना चाहती थी। रात के 12 बज रहे थे। यूं तो गर्मियां थीं, लेकिन आज ना जाने क्यों इतनी तेज बरसात हो रही थी। अस्पताल आते आते रास्ते में रागिनी बारिश में थोड़ा भीग गई और अस्पताल में एसी होने के कारण उसे ठंड लग रही थी। वो जल्दी से रेस्टरूम में गई और अपने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलने के बाद भी उसे एक अजीब सी ठंड लग रही थी, हड्डियां कड़कड़ाने वाली ठंड। उस समय नर्सिंग स्टेशन पर कोई नहीं था और ज्यादातर पेशेंट सो चुके थे। सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज ही कानों में पड़ रही थी। नर्सिंग स्टेशन एक लंबी कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में था। उस कॉरिडोर में बस उतनी ही रोशनी थी जो अंधेरे को कम कर सके। रागिनी कुछ पेपर वर्क कर रही थी कि अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज पहले धीमी थी, इसलिए उसे लगा कि किसी पेशेंट की करवट लेने की आवाज है, लेकिन वो आवाज उसे फिर आई और अब उसे लगा कि आवाज उसके पीछे से आ रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता था? पीछे तो एक दीवार थी।
दर्द में कराहने की वो आवाज रागिनी मानो यूं महसूस कर रही थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रागिनी ने अपने कानों को बंद कर लिया और वो आवाज रुक गई। उसने अपने कानों से जैसे ही हाथ हटाए, बेल बजने लगी। ये बेल तब बजती थी जब वार्ड में कोई पेशेंट नर्स को बुलाने के लिए अपने बेड से उसे बजाता था। बेड नंबर 102 से ये बेल बज रही थी। रागिनी झट से उठकर वार्ड में घुसी और अभी वो चौखट पर ही थी कि उसे लगा कि जैसे कोई चीज उसे छू कर निकल गई हो। कोई हवा से भी हल्की चीज, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता हो। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। बेड नंबर 102 से बेल लगातार बज रही थी और पूरे वार्ड में गूंज रही थी। रागिनी बेड नंबर 102 पर पहुंची तो उसके होंठ सूख गए। वो बेड तो खाली पड़ा था। उसने ठीक से देखा, हाँ, बेड नंबर तो ठीक है। घंटी बजना बंद हो गई। रागिनी ने आसपास देखा तो एक अजीब सा सन्नाटा था पूरे वार्ड में। सब गहरी नींद में सोए हुए थे। एक और बात जो बहुत अजीब थी वो ये कि सब मरीजों ने अपना मुंह ढका हुआ था। ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ ऐसा था जो वो देखना नहीं चाह रहे थे, या कोई ऐसा था जिससे वो डर रहे थे। ये सब देखते हुए रागिनी फिर से नर्सिंग स्टेशन पर आ गई और बेड नंबर 102 की बेल फिर से बजने लगी। रागिनी ने मुड़कर बेड की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। रागिनी से पहले मुड़ती कि किसी ने उसके बाएं कंधे पर हाथ रखा। रागिनी वहीं पर जम गई। वो हाथ एकदम ठंडा था, किसी बर्फ की सिल्ली की तरह, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रागिनी हिल भी नहीं पा रही थी। रागिनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी गर्दन मोड़कर उस खौफ का सामना कर सके। उसने कनखियों से देखा तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वो हाथ एकदम सफेद था, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। लंबी उंगलियां जिसके नाखून एकदम काले पड़े हुए थे। नसें नीली दिखाई पड़ती थी, पर फिर भी उस हाथ में इतनी जान थी कि रागिनी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। तभी रागिनी को किसी की ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई और अपने कानों में उसने एक बहुत ही भयानक आवाज सुनी। वो आवाज पहले धुंधली थी, लेकिन रागिनी ने ठीक से उस फुसफुसाहट को सुना तो वो दंग रह गई। वो आत्मा उसका नाम जानती थी, और सिर्फ उसका ही नहीं, उसके पिता और दादा का भी। रागिनी जैसे जैसे उस आत्मा की बात सुन रही थी, वो ठंडी पड़ती जा रही थी। उस आत्मा ने फुसफुसाते हुए रागिनी से कहा, तेरा दादा श्रीनिवास तुझे बहुत याद करता है। कहे तो मैं तुझे उसके पास ले चलूं? तेरा बाप तो बहुत बड़ा पहलवान है ना, बोल, उसे भी उठा लूं? रागिनी को यकीन हो गया कि ये कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। रागिनी ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ने की कोशिश की। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये आत्मा कौन है। आज भी उसे ये बात समझ नहीं आती कि इतनी हिम्मत उसमें कहां से आ गई थी। पूरा जोर लगाकर रागिनी पीछे मुड़ी, और जो उसने देखा वो ऐसा नजारा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक खोखला चेहरा जिसमें बड़े बड़े गड्ढे थे और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। आंखें थी ही नहीं, होठ काले पड़े हुए थे। जैसे जैसे रागिनी मुड़ती गई, वो आत्मा कद में बढ़ती गई और करीब 8 फुट लंबी हो गई। वो आत्मा किसी औरत की थी। उसने अब भी हॉस्पिटल का ही पेशेंट गाउन पहना हुआ था। रागिनी ने देखा कि उस आत्मा की तरह करीब 10 और आत्मा उस कॉरिडोर में घूम रही हैं। कुछ दीवार पर चल रही हैं और कुछ 4 पैरों पर। ये सब मानो किसी सपने की तरह था रागिनी के लिए, क्योंकि हकीकत इतनी खौफनाक तो नहीं हो सकती। रागिनी नर्सिंग स्टेशन की तरफ भागी और देखा कि उसके फोन पर घर से करीब 40 मिस कॉल्स थीं। डरते हुए रागिनी ने अपनी मम्मी को फोन मिलाया, जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। रागिनी के पूछने पर उन्होंने बताया
कि उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है और वो उन्हें उसी अस्पताल में ला रहे हैं। इससे पहले रागिनी कुछ बोलती, उसकी मम्मी ने फोन काट दिया। फोन से नजर ऊपर उठाकर देखा तो सामने वही भयानक आत्मा खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस आत्मा ने रागिनी से कहा, क्यों बुला लिया ना पहलवान को यहाँ पर? पापा की याद आ रही थी ना? रागिनी फूट कर रोने लगी और अपने घुटनों के बल बैठ गई। तो उसने आत्मा से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। आत्मा ने कहा, तुम्हें भी तो पता चले कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। तुम्हारी ही तरह मेरी बेटी भी रो रही थी जब मुझे डेड डिक्लेयर किया था। चंद पैसों की वजह से मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया और मेरा ट्यूमर टाइम पर नहीं निकल पाया। लालची कुत्तो, तुम भी सहो वो दर्द जो मैंने सहा है। ये कहकर वो आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी। रागिनी उठकर भागने लगी तो उन सारी आत्माओं ने उसको घेर लिया और फिर रागिनी बेहोश हो गई। उस रात क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन 2 दिन बाद अखबार में एक खबर आई कि एक नर्स ने अपने ही पिता का ऑपरेशन टेबल पर गला रेत कर कत्ल कर दिया। और इस तरह उस अस्पताल की दहशत की कहानियों में एक और कहानी जुड़ गई। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक दहशत की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।